चलो भाई, क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते सीधा। मोस्टली हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आज। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मोल मोल एनालिसिस में रिएक्शंस किस तरीके से चलते हैं। तो क्वेश्चंस वाले पार्ट में हम लोग अभी लिमिटिंग रिएजेंट का ही सवाल कराएंगे। तो क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। फॉर द गिवन रिएक्शन फाइंड द स्क्रीन शेयरिंग किया है क्या मैंने ऑन? ठीक है। फॉर द गिवन रिएक्शन फाइंड द number of moles of ammonia formed from 28 gram नहीं लेते हैं, from 56 gram of N2 and 18 gram of H2। उसी में मेंशन कर लेना, या फिर पहले ये पार्ट नोट कर लो। ये पहला पार्ट है सवाल का, इसको सॉल्व करो, फिर दूसरे वाले पार्ट पे आएंगे। ट्राई करके देखो, सिंपल सा सवाल है। सर 4 मोल्स। हाँ 4 मोल्स। रिएक्शन तो सबको बचपन से ही मालूम है मेरे हिसाब से। रिएक्शन वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि हम लोगों के पास, एक मिनट, मान लो अगर हम लोग रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, अरे इसमें क्या हो गया, मान लो अगर हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट को कंसीडर करके चले तो इसके, यार इसमें कुछ पेंसिल का गड़बड़ हो रहा है। तो रिएक्शन वाले पार्ट में N2 वाला पार्ट जब H2 के साथ कंबाइन करता है तो आराम से प्रोडक्ट में NH3 का फॉर्मेशन कराता है। सबसे पहला काम, जब भी रिएक्शन दिया तो बैलेंस करो। जब बैलेंस करेंगे तो N2 + 3H2 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग के पास N2 का मास दे रखा और H2 का भी मास दे रखा है, लेकिन हम लोग कभी भी कैलकुलेशन मास के टर्म में नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग को कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करना होता है। तो अगर क्वेश्चन का कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करना है तो इस केस में पहले तो मोल्स निकाल लो, और फॉर्मूला अब तक रट गया होगा सबको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो N2 वाले पार्ट में 56 डिवाइडेड बाई 28 मतलब 2 मोल्स निकल के आएंगे, और H2 वाले पार्ट में 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास 2 मतलब टोटल 9 मोल्स। तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स 2 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स 9 निकल के आ गए। तो पहला पार्ट ये चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है कि नहीं है। जैसे अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लें N2 और H2 वाले पार्ट में, तो उस केस में 1:3 मिल रहा, जबकि
नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 2:9 है, तो अगर 1:3 की जगह 2:9 है, इसका मतलब आराम से 1:9/2 ले सकते हैं, मतलब बेसिकली 1:4.5 ले सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस तो है क्योंकि रेशियो अपना मेंटेन नहीं है 1:3 के जैसा, और उसमें भी बोला था तुम लोगों को कि अगर रेशियो से ज्यादा रेशियो दिख रहा कहीं पे तो अपना ज्यादा रिएजेंट हो गया या फिर एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो 1:3 की जगह पे अगर 1:4.5 है, मतलब ये 4.5 वाला पार्ट अपना एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो उस केस में जो छोटा वाला पार्ट है उस चीज को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कंसिडर करके काम कर सकते हैं। वर्बली भी बोल सकते हैं, 1 मोल N2 वाला पार्ट आराम से 3 मोल H2 के साथ कंबाइन करता है। तो 2 मोल कितने के साथ कंबाइन करेगा, तो 6 के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोले कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में वर्बली बात करेंगे, तो इस केस में कोफिशिएंट अगर 1:3 है, मतलब 1 मोल 3 के साथ कंबाइन किया, तो 2 मोल वाला पार्ट 6 के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन सवाल में हाइड्रोजन दे रखा 9 के बराबर, मतलब नाइट्रोजन तो 2 के बराबर ठीक दे रखा, लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा दे रखा है 6 से। तो इसका मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा, हमेशा प्रोडक्ट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट के अगर हिसाब से काम करें तो N2 का कोफिशिएंट 1 है और NH3 का कोफिशिएंट 2 निकल के आएगा, मतलब 1:2 रेशियो। तो जितने मोल्स खत्म होंगे उसका डबल बनेगा। अगर 2 मोल्स खत्म होंगे तो उसका डबल मतलब 4 मोल्स का फॉर्मेशन होगा अमोनिया के लिए, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अपने आंसर 4 के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। बाकी एक और तरीका बताया था तुम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, जिसको एकदम ध्यान रखना ही रखना है। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो भी अपना काम हो जाता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखा बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स 9 दे रखा और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो पहले वाले में रेशियो 2 आएगा जबकि दूसरे वाले में 3 आएगा। तो जिस केस में ये रेशियो छोटा होगा वो पार्ट अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब N2 अपना लिमिटिंग रिएजेंट आराम से बन जाएगा। तो N2 के हिसाब से NH3 जब निकालेंगे तो टोटल 4 मोल्स NH3 निकल के आने चाहिए। अगर इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करो। सेकंड पार्ट नोट करो। फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अमाउंट बोलने का मतलब नॉर्मली मास से होता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। Sir, 6 grams. हाँ ठीक है, सिंपल सा सवाल है, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन में एक चीज है कि एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, मतलब पहले तो एक्सेस रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा कि एक्सेस रिएजेंट है कौन सा। तो जब हम लोग एक्सेस रिएजेंट वाले पार्ट को फाइंड करेंगे तो उसमें एक चीज दिख रहा कि हाइड्रोजन वाला पार्ट अपना एक्सेस रिएजेंट है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कितना एक्सेस रिएजेंट रहेगा। तो जैसे रिएक्शन को अगर हम लोग अलग से लिख के काम करें तो इस केस में एक चीज मालूम पड़ गया था अभी तक कि नाइट्रोजन का 2 मोल वाला पार्ट हाइड्रोजन के 6 मोल के साथ कंबाइन करेगा। तो दे रखा है अपने पास टोटल 9 मोल, जिसमें से 6 मोल खत्म हो जाएगा। तो 9 मोल था, 6 मोल खत्म हो गए, इसका मतलब 3 मोल बच जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो लेफ्ट होगा, ये चीज हम लोग आराम से 3 के बराबर लेके चल सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से जब हम लोग मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट। तो वेट इज इक्वल टू
या फिर जो टोटल मास वाला पार्ट है, टोटल मास इज इक्वल टू, हम लोग आराम से W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3 इंटू मोलर मास 2 मतलब 6 ग्राम के बराबर लिख सकते हैं। तो टोटल 18 ग्राम में से 12 ग्राम मतलब 6 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे और बाकी हम लोग के पास 6 ग्राम के बराबर मतलब 3 मोल्स बचे हुए रह जाएंगे। इतना सिंपल सा सवाल था। इसको नोट कर लिया तो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलो अभी ध्यान दो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये चीज तुम लोग को बताया था कि अभी तक, जैसे अगर हम लोग का कोई भी हाइड्रोकार्बन मान लो CSHY, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो CO2 प्लस H2O बनता है। ये तो खैर क्लास 10th में या बचपन में ही पढ़ा होगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग कंबशन में लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमेशा CO2 प्लस H2O बनता है। बट ये बताओ, इसका बैलेंसिंग करना बताया था क्या तुम लोगों को? कोई भी एक आदमी बता दो, इसका बैलेंसिंग करना बताया था तुम लोगों को? नो सर। नहीं बताया? चलो भाई ध्यान दो। नो सर। जैसे एक, हाँ ठीक है, ध्यान दो। जैसे एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना, चाहे तो इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, बचपन से सीखते आ रहे बैलेंसिंग, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोकार्बन का जो ये कम्बशन है, ये कम्बशन का रिएक्शन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हमेशा यूज होता है, बार बार आता है। तो अगर बार बार आता है तो हम लोग इसके बैलेंसिंग के तरीके को सीख लेते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट हम लोग को डायरेक्टली करना है, उसमें करना कुछ नहीं होता। जो हम लोगों का हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होता है। तो कार्बन वाले पार्ट के नीचे कोफिशिएंट x दे रखा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन x के बराबर है, और हाइड्रोजन के नीचे y मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन y के बराबर है। तो सीधा कंबशन होने पे CO2 प्लस H2O बनेगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है। CO2 के आगे वैल्यू x लगा देना और H2 वाले पार्ट के आगे वैल्यू y/2 लगा देना। तो सोचना मत, सीधा x और उधर y/2। उसके बाद ऑक्सीजन के आगे हमेशा x प्लस y/4 लगाया करना, y/2 नहीं, y/4। तो यहाँ से अपना इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। मतलब जब भी कभी एक हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट का कम्बशन देगा तो कम्बशन के टाइम पे बैलेंसिंग करते वक्त CO2 के आगे x लगा दो, H2O के आगे y/2 लगा दो, और ऑक्सीजन के आगे हमेशा x प्लस y/4 प्लेस कर देना। अपना इक्वेशन अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे मान लो एक दो एग्जांपल्स के थ्रू काम करते हैं। मान लो ऐसा दे रखा C2H6, अगर इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में तो CO2 बनेगा ही, साथ ही साथ H2O बनेगा ही। तो बैलेंसिंग खुद से एक बार चेक भी करके देख लेना कि सही तरीका है या नहीं है। हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं कि 2CO2, और दूसरे वाले केस में y/2 मतलब 6/2 3H2O लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन वाले पार्ट में x मतलब 2 प्लस y/4 मतलब 6/4 कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 प्लस 6/4 मतलब 2 प्लस 3/2 ले सकते हैं, जो कि हम लोगों के पास वैल्यू में आराम से 2 प्लस 1.5 3.5 के बराबर निकल के आ जाएगा। 3.5 रखो या फिर उसको हम लोग चाहे तो 7/2 भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 3.5 की जगह पे 7/2 लेके चल सकते हैं। एक बार खुद से ये कैलकुलेशन देख लेना कि बैलेंसिंग में आंसर वाला पार्ट सही है कि इसमें थोड़ा कुछ गलती है। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो। और ये बिल्कुल रट लेना कि हम लोग इस तरीके से ही हाइड्रोकार्बन के कंबशन के टाइम पे बैलेंसिंग करते हैं, ये रट के रखना। सर ये 7/2 कैसे आया, नहीं समझ आया। हम तुम लोग को याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं कि 7/2 कैसे आया। यहाँ पे जैसे x प्लस y/4 है, हम तो इससे निकाले, तो x दे रखा 2 के बराबर, और एक मिनट, कुछ हुआ है क्या इस पेन में?
हाँ ठीक है, x वाला पार्ट 2 के बराबर और y वाला पार्ट 6 के बराबर है, तो 6/4, 6/4 का मतलब हो गया 3/2, तो 7/2 नहीं आएगा क्या? बाकी एक बार यस सर। बैलेंसिंग खुद से करके देखो कि बैलेंसिंग में यही एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ रहा है सर। नहीं भी आ रहा हो तो हाँ बोल देगा आ रहा है सर। अनिमेश बोला नहीं थोड़ा सर, डाउट होता है, सोते रहता है। आ रहा है सर सर। चलो अच्छी बात है। और इस चीज का सर थोड़ा ध्यान पहले रखना इधर है जैसे 7 ऑक्सीजन आ रहा था, इधर 7/2 ऑक्सीजन आता, तो 2 कैंसिल हो गया, 7 ऑक्सीजन दोनों तरफ। अच्छा क्या बोल दिया हमको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, खैर। जैसे जब भी कभी हाइड्रोकार्बन का कंबशन का सवाल होगा तो बैलेंसिंग के टाइम पे ये चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना और फिर क्वेश्चन नोट करना शुरू कर लो। ये तरीका ध्यान रखने में बिल्कुल सीधा, CXHY, तो x+y/4O2 XCO2 और y/2 H2O, सीधा अपना बैलेंसिंग हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बैलेंसिंग से रिलेटेड या बैलेंसिंग से भी नहीं, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से रिलेटेड बहुत ही फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा जाता है। चलो ट्राई करके देखो क्वेश्चन। फाइंड द volume of CO2 gas formed at STP condition. Find the volume of CO2 gas formed at STP condition when 40 gram of ethane reacts with excess of O2 gas. ऑलरेडी इसमें एक चीज मेंशन कर दिया है, एक्सेस वाला पार्ट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट बाय डिफॉल्ट हम लोग इथेन को लेके चल सकते हैं। रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ O2 गैस। जल्दी कैलकुलेट करना, 2 मिनट का टाइम है केवल। 2 मिनट भी वैसे ज्यादा है बट फिर भी। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं आया? जल्दी कैलकुलेट करो भाई, इतना टाइम नहीं लगाने का है। पहले तो कंबशन का रिएक्शन लिखो, जो हम खुद भी लिख ही दे रहे हैं। C2H6 वाला पार्ट O2 के साथ कंबशन में जाएगा तो प्रोडक्ट में CO2 और साथ ही साथ H2O बनाएगा। ऑल्दो अगर ऑक्सीजन एक्सेस में दे रखा तो इसको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका अमाउंट भी नहीं दे रखा, अपने काम का चीज नहीं है वो, बट फिर भी बैलेंसिंग करके काम करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं इन सब चीजों को।
सर 114 ग्राम्स। 114 ग्राम? सवाल में वॉल्यूम पूछा है भैया, ग्राम कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ सर सर। लोग आजकल ग्राम में वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, बताओ। ज्यादा गर्मी हो गया है क्या बोकारो में? है मिली, गर्मी ज्यादा हो गया है क्या? नहीं सर। और किसी का आंसर? कुछ भी आंसर? जल्दी बताओ भैया, और किसी का कोई आंसर? देवांश, आवाज आ रही है आपको? अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोल सकते हैं आराम से। अनुष्का, आंसर? तो बना रहे हैं। सर 64.96 लीटर। 64.96 लीटर? 64 तो 22 का कोई भी मल्टीपल में है नहीं, 66 आएगा अगर आंसर आएगा तो, इसलिए आंसर तो ऐसे ही गलत है। बाकी अच्छा 40 ग्राम है, 40 ग्राम में हो सकता है। मोलर मास कितना हो जाएगा? 30। 40/30 के रेशियो में चल रहा है, मे भी पॉसिबिलिटी है, मे भी हो सकता है, हो सकता है। चलो भाई ध्यान दो। जैसे पहला पार्ट तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो C2 वाले पार्ट में x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 CO2 और H2O चाहिए भी नहीं तो भी हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ से आराम से 3H2O लिख सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा जो O2 है उसमें x + y/4 मतलब 2 + 6/4 के बराबर वैल्यू आएगा। अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया है 40 ग्राम ऑफ इथेन, तो 40 ग्राम ऑफ इथेन वाला पार्ट तो आराम से यहाँ 40 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास जो कि 30 के बराबर आएगा। वैसे हम 30 के हिसाब से 60 देना चाह रहे थे, बट हम 40 लिख दिए उधर गलती से। ठीक है, जो गलती की है हम उसी के हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 4/3 आएगा। और एक चीज पता है हम लोगों को कि हम लोग सवाल में एक्सेस ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब हम लोग एक्सेस O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका मतलब ये है कि उसके अमाउंट से फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाय डिफॉल्ट मालूम है कि हम लोगों के पास इथेन वाला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अगर इथेन लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। तो C2H6 वाले पार्ट में कोफिशिएंट 1 के बराबर है, जबकि CO2 वाले पार्ट में कोफिशिएंट 2 के बराबर है। तो जब कोफिशिएंट वाला पार्ट 1 के बराबर था और CO2 में कोफिशिएंट 2 के बराबर था, मतलब 1:2 रेशियो में रिएक्शन चल रहा है। 1 मोल 2 मोल बनाएगा, 2 मोल 4 मोल बनाता, इस टाइप से काम कर सकते थे। तो C2H6 का 1 मोल CO2 के 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 4/3 मोल। तो 1 वाले पार्ट को अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो सामने वाले पार्ट को भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 8/3 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग के 4/3 मोल्स के तरफ से आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में 8/3 मोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर 8/3 मोल्स का फॉर्मेशन हो गया तो उस केस में वॉल्यूम वाला पार्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 होता था। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 8/3 के बराबर इंटू 22.4 कर सकते हैं। तो 22.4 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 7.5 के अराउंड, नियर अबाउट 7.5 के अराउंड। और 7.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 40 मतलब
नियर अबाउट 60 लीटर के बराबर आंसर आना चाहिए, 60 लीटर। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत माइनस होगा, 59 पॉइंट समथिंग, प्लस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 22.4 को हम लोग 22.5 मानते हुए चल रहे थे। अपना आंसर 59 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60 ले लिया हम लोगों ने। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से, क्वेश्चन में किसी पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह कैलकुलेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएंगे, तो इसलिए इस तरह कैलकुलेशंस करने आने चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? एक भी आदमी को? बढ़िया। ऐसा मान के चल रहे कि 50% लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। हाय प्रीति, प्रीति कुमारी, समझ आ रहा है? क्या हुआ सर? पूछ रहे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक्चुअली अभी थोड़ा सा मिस हो गया। अभी थोड़ा सा मिस हो गया, देखो नहीं समझ में आ रहा है, जो नालायक लोग। अरे मिस हो गया तो पूछ लिया करो भाई। आप प्रीति कुमारी समझ आ रहा है? सर फिर से समझाइए ना। कितना मार खाएंगे ना सब लोग, फिर से समझाइए ना। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है? जल्दी बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझाइए समझाइए, सारा समझाइए। सर हाँ बोलो। वो CO2 का 2 और वो H2O का 3 कैसे ले लिया अपने से? CO2 का 2 और H2O का 3 कैसे ले लिए? अरे भाई ऊपर क्या समझा रहे थे बैलेंसिंग में। अच्छा ठीक है सर। और अपने से क्यों लिए? बैलेंसिंग करना बचपन से सीख रखा है, हम अपने मन से लेंगे क्या उसको? चलो ध्यान दो, क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 formed at STP condition when 40 gram of ethane reacts with excess of oxygen। तो CO2 के वॉल्यूम को फाइंड करने बोला है STP कंडीशन पे, जब हम लोग इथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन करने का मतलब बेसिकली हम लोग कंबशन करा रहे हैं, और इथेन का मास 40 ग्राम के बराबर है। तो अगर हम लोग इथेन के 40 ग्राम को लेके चलेंगे, तब उस केस में जब इथेन के 40 ग्राम वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे, तब उस केस में कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, वो रिएक्शन वाले पार्ट में C2H6 वाला पार्ट जब भी हम लोगों के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो हमेशा CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन कराएगा। एक चीज बिल्कुल फिक्स है, CO2 और H2O तो बनना है। और ऊपर अभी बैलेंसिंग के हिसाब से मेंशन किया था कि अगर एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन के नीचे वैल्यू x दे रखा और हाइड्रोजन के नीचे y, तो CO2 के आगे सीधा x लगा दो बैलेंसिंग में, और H2O के आगे y/2 लगा दो, और ऑक्सीजन के आगे x + y/4 लगा दो। और यही इक्वेशन बैलेंस भी किया था, C2H6 2CO2 3H2O। वही चीज यहाँ दे रखा। जब इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करेंगे, तो उस केस में 2CO2 और 3H2O बनेगा, और x + y/4 O2 बनेगा, जो अपने काम का नहीं है ज्यादा। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन क्योंकि हमेशा मोल्स के टर्म में करते हैं, तो पहले मास वाले पार्ट से मोल्स कैलकुलेट कर लिया। मोल्स वाले पार्ट में टोटल मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन मोलर मास। तो मास वाला पार्ट रखा नीचे, मोलर मास वाला पार्ट, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आराम से 4/3 निकल के आ गया। और क्योंकि सवाल में एक चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली C2H6 वाला पार्ट अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त C2H6 का कोफिशिएंट 1 है, CO2 का कोफिशिएंट 2 के बराबर। तो इसका मतलब 1 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम लोगों के C2H6 का 1 मोल 2 मोल्स का फॉर्मेशन करेगा CO2 के लिए, तो 1 की जगह अगर 4/3 मोल लेते, जैसे 1 मोल 2 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 2 मोल 4 का करेगा। x मोल हम लोग 2x के बराबर लेके चल सकते थे। मतलब 1 को जब 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4/3 हो जाता। तो 2 वाले पार्ट में भी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो बनेगा वो 8/3 के बराबर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म विल बी इक्वल टू 8/3। और अगर 8/3 मोल्स बन गया,
तो जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। यहाँ से हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 8/3 इंटू 22.4, जो अप्रोक्सीमेटली 60 के अराउंड आएगा। 59 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको 60 के अराउंड कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। सर 22 के बाद क्या लिखे है? 22.4। ये फैक्ट, ये वैल्यू शायद मालूम होना चाहिए। तुम लोग को बोला है कि एक बार लेक्चर देख लो जो अपलोड किया हम लोगों ने, उसके बिना क्वेश्चंस वाले पार्ट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर निकल के आता है। हमेशा 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। चलो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। नोट करके देखो क्वेश्चन। Find the amount of excess reagent left when 112 gram of calcium oxide reacts with 33.6 liter of CO2 under STP condition. .6 liter of CO2 under STP condition. और रिएक्शन वाला पार्ट तो मालूम होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग CO2 के साथ कंबाइन करते हैं तो उस केस में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, लिमिटिंग ग्रेडियंट कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे शामवी? किसी का आंसर आया? जल्दी बताओ। अमन, आंसर आया? बना रहे
पहले सबको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, तभी जाकर रिएक्शन करा सकते हैं। हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन करना है, कभी भी हम लोग मास के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सर 28 ग्राम होगा। कितना? 28 28। हाँ 28। बाकी लोग ट्राई करो भाई। 28 एक आंसर आ गया। ये लोग आंसर आता जाएगा अपना हाथ रेज कर सकते हैं। 2-3 लोग आंसर और आ गया तो फिर हम लोग कैलकुलेशन मतलब ये डिस्कशन शुरू कर लेंगे। फिर तनीषा आंसर आया? तनीषा सर 28 ही आंसर है। हाँ भाई 28 ही आंसर है। हाँ सर तब आ गया। अच्छा कुछ और होता तो नहीं आता। सर 28। हाँ 28। तनीषा, श्रुति, शाश्वत, तुम लोग आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो भाई 2-3 लोगों का आंसर आ गया है, मिली का भी आंसर आ गया है, तो हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें दे रखा 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 112 ग्राम दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास, और इसका मोलर मास हो जाएगा 40 + 16 मतलब 56। तुम लोगों को बोला है कि एटॉमिक नंबर मास नंबर याद रखना है थे शुरू के 20 एलिमेंट का, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 2 निकल के आएगा। और CO2 वाले पार्ट का मास नहीं दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, और उसमें भी STP कंडीशन पे। तो हम लोगों के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो देख के मालूम पड़ रहा है 11 से ये चीज 3/2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब 1.5। तो इस केस में सिंपल सा सवाल है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1:1 में रिएक्शन होगा, तो 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो 2 मोल वाला पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड के CO2 के 2 मोल के साथ रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1.5 मोल्स ही दे रखा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितना होना चाहिए उससे कम दे रखा है। तो अगर कम दे रखा इसका मतलब फिर हम लोग जो कम वाला पार्ट है उसको लिमिटिंग रिएजेंट मान सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो निकल के आ गया, और उसका नंबर ऑफ मोल्स 1.5 के बराबर है। तो अगर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 के बराबर है, मतलब जितना CO2 खत्म होगा उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो 1.5 अगर खत्म होगा तो 1.5 मोल्स का फॉर्मेशन कराएगा। खैर सवाल में ये नहीं पूछा तो हम लोग इसको देखेंगे भी नहीं। सवाल में ये पूछा है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया, हमको इससे मतलब है। तो सवाल में अगर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट 1.5 मोल्स का लेके चल रहे हैं CO2 के लिए, तो 1:1 रेशियो के पार्ट का मतलब ये है कि CO2 का 1.5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के भी 1.5 मोल्स के साथ रिएक्शन करेगा। 1:1 मतलब 1 मोल 1 के साथ रिएक्शन करेगा, इक्वल मोल्स इक्वल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो CO2 का 1.5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के 1.5 मोल्स के साथ रिएक्शन करेगा। तो 2 मोल था, 1.5 रिएक्शन में चला गया, तो मतलब खत्म हो गया, तो बचा 0.5 मोल्स वाला पार्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट इज इक्वल टू 0.5 ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 56 ले सकते हैं, मतलब 56 × 1/2, टोटल 28 ग्राम अपना आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने सारे तरह का सवाल सॉल्व कर लिया।
मास केवल होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम होता तो क्या करेंगे, वॉल्यूम मास दे रखा तो क्या करेंगे, कुछ भी दे रखा हो हमेशा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट जरूर देखेंगे, तब जाके फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस वाले पार्ट में जो चीजें पूछा है उसको मूव करेंगे। ये लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोल कंसेप्ट में वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करना ही करना होगा, जो तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखा होगा। बुकलेट में बता देंगे कहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, घटिया सा टॉपिक, एक्चुअल में घटिया तो नहीं बोलेंगे बट तुम्हारे काम का नहीं है। इस चीज को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन भी बोलते हैं। टॉपिक बहुत ही अप्रोप्रिएट है, इसका नाम ही काफी है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और नाम से एक चीज मालूम पड़ रहा होगा, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते वक्त हम लोग एटम्स को सेम नंबर पे पुट करते हैं। मतलब जितना रिएक्टेंट में किसी एक एलिमेंट का एटम होगा उतना ही प्रोडक्ट में ही होगा, क्योंकि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे प्रिंसिपल बना दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कोई भी एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा कंजर्व होगा, वो चेंज नहीं कर सकता। हम लोग रिएक्शन अगर प्रोसीड कराते हैं तो मतलब अगर कोई एक रिएक्टेंट है जिसमें एलिमेंट एक्स दे रखा और यहाँ से बहुत सारे रिएक्शंस भी हुए, मान लो एक रिएक्शन नहीं मल्टीपल रिएक्शंस हुए, और मल्टीपल रिएक्शंस होने के बाद हम लोग का प्रोडक्ट बना, जिसमें हम लोग मान लेते हैं प्रोडक्ट वाला पार्ट वाई के जैसा है, अच्छा सॉरी एलिमेंट लेके चलना है ना, ठीक है। प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट वाले पार्ट में अपना एलिमेंट एक्स है, तो उस केस में रिएक्टेंट्स के अंदर जो एक्स वाले पार्ट का नंबर ऑफ एटम होगा, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एटम हम लोग के पास प्रोडक्ट में एक्स वाले पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। ये चीज हम लोग कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में। और हम लोग जो अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे मोल एनालिसिस का, ये कैलकुलेशन इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व होता है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है, लेकिन ये तुम लोग को यूज नहीं करना है। ये मेथड मतलब बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत मजेदार होता है और लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरीके से काम करें। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जब भी कभी सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का होगा तो उस केस में तरीका फेल कर जाता है। और क्योंकि 90% सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का ही होता है तो बार बार ये तरीका फेल करेगा। तो एक तो तरीका बहुत हल्का सा है, कुछ करना ही नहीं है तो बस एटम को बराबर कर देना होता है, तरीका बहुत ही आसान है। तो मजेदार लगता है कि अरे भाई तो बड़ा सिंपल से इसी से कर लेते हैं। एक बार आदत खराब हो गया तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए तरीका आसान होते हुए भी इसको फॉलो नहीं करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही काम करना है। सिंपल सा काम है, हम लोगों को रिएक्टेंट के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उतना ही पार्ट प्रोडक्ट वाले पार्ट में किसी एक उसी पार्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स के लिए केवल रिलेट कर देना होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करेंगे एलिमेंट का तो नंबर ऑफ एटम्स भी आराम से रिलेट हो जाएगा, तो कोई मुश्किल चीज नहीं आएगा। लेकिन पॉइंट यही है, इस सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जैसे ही आता है ये सवाल फेल कर जाता है, दो अलग अलग आंसर निकल के आ जाते हैं। क्योंकि अगर दो रिएजेंट्स होंगे तो पहले के हिसाब से एक आंसर आ सकता है, दूसरे के हिसाब से एक आंसर आ सकता है। अगर दो अलग अलग रिएजेंट होंगे तो हम लोग आंसर अलग अलग निकल के आएगा, तो हम लोग इसीलिए इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस चीज का डिस्कशन करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। मान लो जैसे ऐसा दे रखा कि हम लोग के पास रिएक्शन में N2 वाला पार्ट है और H2 वाला पार्ट है और प्रोडक्ट में NH3 बन रहा। तो सवाल में मान लो ऐसा दिया, दो तीन कंडीशंस लेके चल रहा है। पहला कंडीशन मान लेते हैं सवाल में N2 के 2 मोल्स हैं और H2 के 3 मोल्स है। बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं अपने को, इक्वेशन के बैलेंसिंग की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। तो अच्छा नहीं, 2 नहीं, अब 3 नहीं लेते, अभी के लिए 6 ले लेते हैं। तो जैसे ऊपर तो डिस्कशन कर चुके थे कि N2 और H2 का कोफिशिएंट 1:3 होता है, तो 1:3 का मतलब 2:6 भी होगा, मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो अपना आंसर ठीक आएगा। सवाल बस सिंपली ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। तो बस ध्यान से देखना जो कर रहे हैं, और उस स्टेप में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत पूछ लेना, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट अमोनिया का फॉर्मेशन निकालने पूछा है, तो मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स X के बराबर होगा और कुछ नहीं करना है।
और जब नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है तो हम लोग POAC के हिसाब से, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के हिसाब से मान लेते हैं कि हम लोग को नाइट्रोजन एटम को कंजर्व करना है, केवल नाइट्रोजन एटम को। तो नाइट्रोजन एटम को अगर कंजर्व करते तो रिएक्टेंट के साइड में नाइट्रोजन के जितने भी एटम्स हैं पहले इसको कैलकुलेट करते, फिर उसको प्रोडक्ट के साइड के नाइट्रोजन एटम्स वाले पार्ट से रिलेट करते हैं हम लोग। तो रिएक्टेंट के साइड में नाइट्रोजन एटम कहाँ पे है, तो दिख रहा है कि नाइट्रोजन वाला पार्ट केवल N2 में है और कहीं भी नहीं है। और N2 में कितने नाइट्रोजन है, तो 2। तो अगर मान लो कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के लिए हम लोग ये चीज अप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते थे, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम in the reactant must be equal to number of moles of nitrogen atom in the product। मान लो ऐसा टाइप का रिएक्शन कुछ दे रखा होता, और कुछ नहीं, बस ये पॉसिबिलिटी दे रखा। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो N2 का नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2 × 2 कर देते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 के बराबर आ गया। और अगर अमोनिया में बात करें तो अमोनिया वाले पार्ट में तो एक ही नाइट्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन, 2 मॉलिक्यूल में 2 होगा, x मॉलिक्यूल में x होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स x जो निकल के आता उन × 1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब x = 4 आराम से निकल के आ जाएगा, या फिर 4 मोल्स आराम से आंसर कंसिडर कर सकते हैं। और आना भी यही चाहिए बैलेंसिंग के हिसाब से, N2 + 3H2 = 2NH3। तो 1 मोल 2 मोल बनाएगा तो 2 मोल 4 मोल बनाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 4 के बराबर होगा। सेम चीज हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। POAC अगर हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है ये केवल एक ही जगह पे दिख रहा है हम लोगों को, H2 में, रिएक्टेंट के साइड में, और प्रोडक्ट में केवल NH3 एक ही दे रखा। देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो हाइड्रोजन का 6 नंबर ऑफ मोल्स है, अगर नंबर ऑफ मोल्स 6 दे रखा तो 6 × 2 कर सकते थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 6 × 2 के बराबर है। और अगर NH3 लेके चले तो NH3 वाले पार्ट में एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 3 होगा तो X वाले पार्ट में 3x ले सकते थे। तो अगर X मॉलिक्यूल लेके चलते तो आराम से अपने कैलकुलेशन में वैल्यू 3 × x के बराबर निकल के आता। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। यहाँ से कैलकुलेशन में x = वापस से 4 आ जाएगा, मतलब अपना आंसर 4 के बराबर आराम से निकल के आ रहा है। इसीलिए यह तरीका बड़ा सिंपल सा है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, ये इतना जल्दी आंसर निकल रहा है। लेकिन मान लो दूसरा केस लेके चले कि हम लोग के पास N2 का नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखा, बट H2 का नंबर ऑफ मोल्स 9 दे रखा। एक छोटा सा एजम्पशन लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग POAC वाला पार्ट नाइट्रोजन पे डालेंगे तो नाइट्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर करेंगे। तो रिएक्टेंट में भी जस्ट किया था 2 × 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी मस्ट बी इक्वल टू अमोनिया वाला साइड x × 1। इसका मतलब x = 4 आएगा। बट अगर हाइड्रोजन वाले पार्ट के लिए चीज अप्लाई करें तो ऊपर ही अप्लाई किया है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग POAC हाइड्रोजन पे डालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स 9 × 2 मस्ट बी इक्वल टू x × 3। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, मतलब x = 6 आंसर आएगा। तो पहले वाले केस में हम लोग का x वाला पार्ट 4 दे रहा था आंसर, जबकि दूसरे वाले केस में x दे रहा है। कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जब हम लोगों का नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर हो गया और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 9 के बराबर हो गया, तो उस केस में नाइट्रोजन अपना लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट बन गया तो उस केस में हमेशा 2 आंसर्स आएंगे, जो छोटा वाला वैल्यू उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। इसीलिए तरीका बहुत ही सिंपल सा है। तुम्हारे बुकलेट में 1-2 जगह ये टॉपिक में सवाल भी दे रखा
लेकिन इस तरीके के पार्ट को सॉल्व नहीं करना है तुम लोगों को, इस चीज का ध्यान रखना। बस ये टर्म सुन लो पीओएसी होता क्या है और उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करना, वो थी स्ट्रिक्टली इस चीज को बोल रहे हैं क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में ये तरीका फेल कर जाता है। ठीक है, तो इसमें बस एक काम कर लो, हेडिंग डाल दो पीओएसी, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डाल दो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और इसके नीचे पॉइंट नोट कर लेना, लो भाई प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पॉइंट नोट कर लेना। The total number of one element, yeah, the total number of atoms of any element, the total number of atoms of any element in the reactant and product side must be same. In the reactant and product side must be same. And by equating them, we can find the number of moles of product. We can find the number of moles of product. और उसके नीचे पॉइंट नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना पॉइंट को। In case of limiting reagent, this method fails.